नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों या स्टूडेंट से जब मैंने बात की और उनके कमेंट देखा तो मैं यहाँ पर एक बात जरूर समझ पाया हूँ कि विद्यार्थियों के मन में एक डर है कि सर एमपीपीएससी प्री निकल पाएगा या नहीं। यानी मन में डर लग रहा है कि सर प्री निकल पाएगा या नहीं। अब देखिए, हो सकता है मैं जो बात कहूँ वो आपको कड़वी लगी, लेकिन सत्य यह है कि इस डर की जो मेन वजह है वह मेन वजह यह है कि भले ही आपको कैसा भी लगे, लेकिन मेन जो रीजन है, अगर मैं कारण की बात करूं कि मेन कारण क्या है इसके पीछे, तो वह कारण है कि आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की। आप कितना ही माने कि सर हमने तो पढ़ाई की है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है कि आपने पूर्ण रूप से जितना एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, प्री के लिए पढ़ना चाहिए, उस ढंग से आपने पढ़ाई नहीं की। अगर आपको लगता है कि मैं ये बात गलत कह रहा हूं तो आप अभी ही मेरा वीडियो बंद कर दीजिए। मुझे कोई इस चीज में दिलचस्पी नहीं है कि आप मेरा वीडियो इसलिए देखें क्योंकि मैं आप जो सुनना चाहते हैं वह कह रहा हूं। नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, मैं हमेशा उस बात को कहता हूं जिसमें मुझे लगता है कि छात्रों के लिए ठीक है। आपके मन में डर लग रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने सही से तैयारी नहीं की। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो आपने पढ़ाई नहीं की। दूसरा रीजन ये है कि आप अब डर लग रहा है क्योंकि अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, 1 महीना भी हमारे पास सही से नहीं बचा। जब 1 महीना भी हमारे पास नहीं बचा तो अब हमसे कह सकते हैं कि जो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह है रेगुलरिटी, यानी कि निरंतरता। अब हम निरंतर भी नहीं रह पा रहे हैं, रेगुलर भी नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं हमें लगता है यार सिलेबस तो इतना बड़ा है, अब तो मुझसे कवर भी नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूंगा। हेजिटेशन से आ रही है, बहुत सारे डर सामने आ रहे हैं, बहुत सारा कह सकते हैं तनाव लग रहा है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को देखकर, जो इसका सिलेबस है, इस सिलेबस को देखकर एक बात तो समझ आ रही कि यार मैंने पहले से पढ़ाई नहीं की तो अब मुझसे सिलेबस कंप्लीट हो नहीं रहा। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैं हमेशा एक बात कहते आया हूं कि टेस्ट सीरीज के आधार पर खुद का आकलन मत कीजिए, लेकिन कम से कम एक नॉर्मल यानी कि 60 या 50 अंक तो आने चाहिए टेस्ट सीरीज में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतने तो आते ही हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी बन जाए। लेकिन आपके अंक आ रहे हैं 30 या 35 या अधिकतम 40, तो अब आपको भय लग रहा है कि यार अब क्या होगा मेरे से तो एग्जाम भी नहीं निकलने वाला है। ऐसे तमाम क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं। चौथी बात अगर हम करें तो आपके साथ वाले जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, जो विद्यार्थी है, उनकी प्रतिस्पर्धा यानी कि उनके कॉम्पिटिटिव लेवल को देखकर, उनके पढ़ने के तरीके को देखकर, उनके नॉलेज को देखकर आपको डर लग रहा है कि यार मेरे साथ वाला तो ये था, मैंने तो उस समय में शादी में गया, घूमने गया, दोस्तों के साथ रहा, ये सब चीजें की, और इसने तो डिसिप्लिन में रहकर तैयारी की, और अब आप चाह रहे हैं कि उस बंदे के बराबर आपका नॉलेज हो, तो कैसे पॉसिबल है? वह बंदा, उसने ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं यहां तक पहुंचने के लिए, ना जाने कितने त्याग किए हैं। और ध्यान रखना, जिसने त्याग किया है उसको सफलता जरूर मिलती है। कहते हैं असफलता अनाथ है लेकिन सफलता के सब साथी है। वह जब अकेला पढ़ रहा होगा, जब वह असफल रहा होगा, उस समय आपका किसी का ध्यान नहीं गया। यानी इस स्टूडेंट के नॉलेज पर तो आपका ध्यान जाता है, लेकिन इस स्टूडेंट ने जो त्याग किया है, जो परिश्रम किया है, इस परिश्रम पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप ये बात नहीं सोच रहे कि मेरे साथी ने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है। अब इसके नॉलेज को देखकर, अब इसकी टेस्ट सीरीज के नंबर को देखकर आपको डर लग रहा है। और क्या रीजन हो सकते हैं? और सबसे बड़ा रीजन ये कि अब समय इतना कम बचा है कि सिलेबस आपने पूरा नहीं किया है, तो अब आपके मन में स्वाभाविक सी तौर पर एक सबकॉन्शियस रूप से, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पर एक भय, एक डर, एक तनाव ने जगह बना ली है। हो सकता है कि आपको ये बात आप स्वीकार ही ना करें, है ना, लेकिन ये आपके साथ हो रहा है और एक स्वाभाविक सी प्रवृत्ति है। जिनने तैयारी नहीं की, एक स्टूडेंट वह भी होता है जिसने तैयारी की होती है लेकिन मन में एक भय रहता है, वह भय अच्छा है, वरना हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। लेकिन आपके साथ वाला जो ये भय है मन में, ये भय इसलिए है क्योंकि आपने वास्तव में पढ़ाई नहीं की।
अब आप चाहते हैं कि सर कोई ऐसा रामबाण उपाय बता दे कि हम सिलेक्शन ले ले। देखिए, आपके पास 1 महीना भी सही से नहीं बचा है और आप राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम देना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं हम डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, सहायक संचालक, ऐसे विभिन्न पदों पर जाकर बैठ जाएं। एक बात आप सोचकर देखिए, आप इतने बड़े अधिकारी बनने चाह रहे, क्या वह अधिकारी ऐसी गलतियां करता होगा? क्या वह बिना डिसिप्लिन में यह कार्य करता होगा? क्या बिना निरंतरता के वह अपना कार्य करता होगा? क्या गैर जिम्मेदारी से वह अपनी जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है उनको निभा सकता होगा? आप कहेंगे सर आप बात तो सही कह रहे हो। कहने का मतलब ये कि आपने उस समय इस समय की कदर नहीं की जब आपके पास समय पर्याप्त था। आप जानते हैं आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ और आपके पास नोटिफिकेशन से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा समय था, लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य बनता है कि अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले ले और मैं जैसा बताऊं वैसा आप पढ़ ले तो हो सकता है कि आपके अंक में कुछ ना कुछ सुधार आ जाए। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं, समझते हैं कि अब आपके पास कम से कम समय बचा है, अब सिलेक्शन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बुक को पढ़ लीजिए, उस बुक को पढ़ लीजिए, ये तो मैं पहले से नहीं कहता आया हूं। जो रिसोर्सेस है आपके पास किताबों की कमी है ही नहीं, संसाधन की कमी आपके पास है ही नहीं, कमी है सिर्फ आपके डिसिप्लिन ना रहने की, आपके नहीं पढ़ने की। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, आपको यह कार्य करना होगा कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस बैंक आती है, यानी कि आपके पास लगभग 10 यूनिट है ना। इस 10 यूनिट में से क्या कीजिए, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 7, 9 और 10, कितनी हो गई ये? 3 और 3 6 है ना। इन 6 यूनिट की आप ले आइए क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको सिर्फ मिलने चाहिए प्रश्न, है ना। यानी पढ़ने की ज्यादा चीजें नहीं हो, सिर्फ हमें प्रश्न मिलने चाहिए। ये तय मानिए कि लगभग अगर ये जो 6 यूनिट है, इन 6 यूनिट में से लगभग आपके पास 6000 से लेकर 7000 क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाना है आपको ज्योग्राफी की और एक लाना है पॉलिटी की, 2 की क्वेश्चंस बैंक ले आइए। तो हमने क्या किया, यहां पर 8 क्वेश्चन बैंक लाना है। कौन कौन सी? यूनिट नंबर 1 यानी कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। उसके पीछे कारण क्या है वह भी मैं बतलाता हूं। यूनिट नंबर 1 मध्य प्रदेश का इतिहास, इसी में संस्कृति, इसी में साहित्य, है ना। यूनिट नंबर 3 इसमें है मध्य प्रदेश का भूगोल, इसी में आपको नदियां, पर्वत, पठार, झीलें, ये सभी चीजें पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 जिसमें है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 में आपका दिया हुआ है साइंस यानी कि विज्ञान और पर्यावरण। यूनिट नंबर 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूनिट नंबर 10 यानी आयोग। इसके बाद 2 यूनिट की ओर लाना है, एक तो लाना है आपको संविधान और एक लाना है आपको भूगोल। तो ये आपके पास हो जाएगी 8 क्वेश्चन बैंक। इसमें लगभग आपके पास होने चाहिए 8000 से लेकर 10000 क्वेश्चंस। हमारे पास लगभग मान के चलते हैं 20 से 25 दिन है जिसमें हमें इन्हें लगाना है। तो अगर मैं 8000 में 20 से भी अगर भाग देता हूं तो यहां पर 2 चुक 8 00, यानी लगभग आपको एक दिन में 400 प्रश्न लगाना है। और 400 प्रश्न लगाने का मतलब ये हो गया आपको दिन भर में लगभग 8 घंटे पढ़ना है, यानी 8 घंटे सिर्फ क्वेश्चन बैंक लगाना है, पढ़ना कुछ भी नहीं है।
आप इसे लगा तो पहले देंगे, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि बार बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार मुझसे गलत क्या हो रहा है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या देखना है। और उसके बाद में वहां से समझना है कि अगर ये प्रश्न मेरा बनता है तो इससे मेरा प्रश्न या मेरा जो अगर यही प्रश्न मेरा बनता है तो यहां से गलत नहीं होना है। दूसरी बात ये कि इसका हमें रिवीजन भी करना है। तो कम से कम आपको 8 घंटे तो क्वेश्चन बैंक लगाना है, 2 घंटे, 2 तो नहीं लगभग 3 घंटे आपको रिवीजन करना होगा, तब आपका कार्य होगा। अब आप कहेंगे सर ये जो हिस्ट्री है, इसके अलावा और भी इकोनॉमिक्स है, इनका क्या करना? इनका कुछ मत करिए, जितना आपको बतलाते हैं इतना कर लीजिए। आपके पास इतना समय है नहीं। 8 यूनिट का मतलब होता है 80 क्वेश्चन की तैयारी। प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन बनते ही है। आप ना माने तो क्वेश्चंस देख लीजिए पिछले पेपर में, औसतन ये वाला सिस्टम दिखेगा। यूनिट नंबर 135 के क्वेश्चन बैंक ऐसे लगा दीजिए कि बहुत अच्छे से वहां से प्रश्न बनेंगे। अब आप कहेंगे सर हम बार बार भूलेंगे। आप अगर 2 से 3 बार उन क्वेश्चन बैंक को लगा लेंगे तो वहां से अगर प्रश्न बनेगा ना, तो भले ही आपको वो याद ना हो। मान लीजिए प्रश्न बना कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भले ही आपको याद ना हो भील, लेकिन जब आप ऑप्शन लगा चुके होंगे तो अगर प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा तो वहां पर आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वह बतला देगा कि आंसर भील है। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि वहां पर फिर तर्क वितर्क करने लगे। इस तर्क वितर्क में फिर आप ऑप्शन जो रहेगा या आंसर जो रहेगा उसे गलत कर देंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में हमें क्या करना है, कैसे ओएमआर सीट भरनी है, जैसे तुक्का कैसे लगाया जाता है। तुक्का लगाने की भी एक मेथड होती है कि किस तरीके से तुक्का लगाया जाता है। तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं होता कि ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया, नहीं। तुक्का लगाने की भी एक विधि है, उस विधि के ऊपर हम बात करेंगे। अब तुक्का उनके लिए नहीं है कि जिन्हें कुछ नहीं आता। तुक्का वास्तव में उनके लिए होता है कि मान लीजिए 75 नंबर पर आपकी लिस्ट जाती है, यानी कि 150 नंबर पर आपकी लिस्ट गई और आपको आते हैं 73 या 74 क्वेश्चंस। तो ये जो 2 अंक है ये कैसे बढ़ाना है, इसके लिए तुक्का कार्य करता है। तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लाना है, बार बार उन्हें लगा लीजिए। और क्या करना है, ओएमआर सीट लाइए। कम से कम 30 दिन या 20 या 25 ओएमआर सीट आपको लगातार भरना है, ताकि आपके एग्जाम हॉल में कोई समस्या ना आए। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि और भी आपके कुछ ऐसे डाउट है तो हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।